आज के इस वीडियो में सऊदी वीज़ा कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ कॉमनली यूज्ड वीज़ा कैटेगरी हैं जैसे कि उम्रा वीज़ा, पर्सनल विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। इन सारे वीज़ा कैटेगरीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप जब भी डिसाइड करें सऊदी आने का तो अपनी रिक्वायरमेंट पर्पस के हिसाब से परफेक्ट इजी वीज़ा कैटेगरी चूज़ करके आ सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आपके सवाल होंगे उसका आंसर मैं कवर करूंगा। 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा इस वीडियो को। तभी भी आपके कुछ सवाल होते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, जितने भी वीज़ा कैटेगरीज हैं उसका एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, कितने बार जाना चाहते हैं और कितना दिन रुकना चाहते हैं। इन 3 जो पैरामीटर है उसी पे सारा वीज़ा कैटेगरी डिफाइंड है। जैसे कि मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, आप कितने बार जाना चाहते हैं। अगर बार बार जाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेंगे, है ना। अगर आपको एक बार जाना है, एक बार जाने के बाद काम हो जाता है तो आप सिंगल एंट्री लेंगे। उसी तरह से आपका पर्पस होता है, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे। कई लोग जाते हैं टूरिज़्म के लिए, कई लोग चाहते हैं कि मैं उम्रा कर लूँ इसके बाद वापस लौट जाऊँगा, कई लोग जाते हैं अपने परिवार के साथ वहाँ रहने के लिए, कई लोग बिजनेस मीटिंग्स के लिए आते हैं। तो ये पर्पस हो गया, उनका क्या कारण है सऊदी अरेबिया आने के लिए। तो ये जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मुझे कितने बार जाना है, कितने दिन रुकना है और क्या काम से हम जा रहे हैं, तो बेस्ट पॉसिबल सिंपल सा आप वीज़ा कैटेगरी चूज़ करके आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं उम्रा वीज़ा के बारे में, जो कि बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये ई वीज़ा है। ई वीज़ा मतलब इसका पासपोर्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप अपना पासपोर्ट का कॉपी देते हैं, फोटोग्राफ्स देते हैं, पेमेंट करते हैं और आपको विद इन 1 डे मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपको आपका वीज़ा, ई वीज़ा आपको मिल जाता है। नेक्स्ट डे आप टिकट लेते हैं और आ जाते हैं। इसमें कोई हर पासपोर्ट को एम्बेसी भेजना नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ केसेस होते हैं, बहुत ही रेयरली केस ऐसा होता है जिसमें एम्बेसी वाला बोलता है कि कुछ एप्लीकेंट ऐसे होते हैं कि भाई पासपोर्ट भेजिए वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अब तक मैंने जितने भी एप्लीकेशन प्रोसेस करे हैं उनमें से एक ही का ऐसा हुआ है कि एम्बेसी वालों ने बोला है कि पासपोर्ट भेजने के लिए, लेकिन तभी पासपोर्ट नहीं भेजे, वो वेरीफाई करके वीज़ा इशू कर दिया। तो एक एडवांटेज ये हो गया कि ये ई वीज़ा है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे हुए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है और जो ऑथराइज एजेंसी है वो आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करके आपको वीज़ा और इंश्योरेंस दे देगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस है। हर चीज़ का एक एडवांटेजेस होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होता है। इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। मतलब आप एक बार आ सकते हैं और एक बार अगर इंटर कर दिए, वापस चले गए तो दोबारा आप उस वीज़ा पे नहीं आ सकते। 90 डेज़ का स्टे पीरियड रहता है, 90 डेज़ का वैलिडिटी रहता है। मुझे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें से मैक्सिमम जो सवाल हैं, कितना दिन रुक सकते हैं, कितना वैलिडिटी रहता है, इसके ऊपर रहता है। मेरा एक पिछला वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है वो, उसमें मैंने आपको ग्राफ भी बनाया है, दिखाया है, वो आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कब से वैलिडिटी स्टार्ट होता है और कब से स्टे पीरियड स्टार्ट होता है, कितना दिन आप रुक सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए उम्रा वीज़ा का। पिछले 1 हफ्ते में मैंने बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं भी उम्रा वीज़ा प्रोसेस करता हूँ। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेंट हैं। ओके, लगभग 25 एप्लीकेंट मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट ही नहीं करा। एप्लीकेशन तो बोलते हैं सबमिट कर दो, मैं आपको अभी पेमेंट करता हूँ, लेकिन जब सबमिट हो जाता है, वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो फिर आप उनके पीछे पड़िए कि भाई आपका वीज़ा आ गया है, पेमेंट कर दो, लेकिन वो करते नहीं है। कुछ वीज़ा कैटेगरीज, कुछ वीज़ा एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिनका मुझे लास्ट स्टेज में रोकना पड़ा। अगर मैं नहीं रोकता तो शायद मेरे कितने 1-1.5 लाख रुपए ऐसे नुकसान हो जाते। एज एन एप्लीकेंट मैं समझ सकता हूँ ये आप लोगों के बाद भी, किसी को देख के कैसे विश्वास कर लें कि उनको पैसे दे दे एडवांस में, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। और ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं
जो पैसे दे देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, दो तरह की कैटेगरीज है। तो जो लोग वीज़ा प्रोसेस करते हैं मेरे तरह, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पैसे ले लीजिए, इसके बाद ही प्रोसेस कीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने कारण होते हैं कि तबीयत खराब हो गया, प्लान चेंज हो गया, उनको तो पता नहीं ना, इन्होंने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। ओके, तो अगर आप मुझसे वीज़ा अगर प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे जो फ्रंट पेज है फोटो वाला, उसका क्लियर कॉपी और एक फोटोग्राफ्स दे दीजिए, और जो पेमेंट है वो एडवांस में कर दीजिए। तब मैं आपको विदिन 24 आवर्स, अगर आप दोपहर से पहले सबमिट करेंगे 11 बजे से पहले, तो शाम तक वीज़ा आपको मैं इंश्योरेंस दे दूंगा। बाकी अगर उसके बाद करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको वीज़ा प्रोसेस होगा और आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ओके, जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप का वो डिस्क्रिप्शन में भी है और लेगेसी टाइटल में भी मैं रख दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग कॉन्टेक्ट करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सऊदी लेबर लॉ, क्यूआ, फाइनल एग्जिट, ये सारे सवाल आप ना पूछें, क्योंकि उसमें आंसर नहीं किया जा सकता उन सारे सवालों को। ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उम्रा वीज़ा का, और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे आप लोगों के लिए। ओके, और उम्रा वीज़ा में एक और सवाल होता है आप लोगों का कि भाई लोग आ सकते नहीं आ सकते रियाद, दमाम आ सकते नहीं आ सकते, सिंगल लेडी आ सकता है नहीं, इन्फेंट आ सकता है या नहीं। ये सारे सवालों का जवाब है हाँ, यस, आ सकते हैं। इन्फेंट आ सकता है, सिंगल लेडी आ सकता है, जो अनमेरिड लेडी है वो आ सकता है, कोई भी किसी भी एयरपोर्ट में आ सकता है। बस ये बात का ध्यान रखिएगा, सऊदी एयरलाइंस वाले कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो आने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक बात मुझे याद आ रहा है, कई लोग जब मुझसे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए बोलते हैं तो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, तो उनके बारे में वो पूछते हैं कि इनका भी सेम फीस लगेगा। सेम फीस ही लगता है, ये कोई बस का टिकट या फिर ट्रेन का टिकट तो है नहीं कि बच्चा छोटा है तो उसका हाफ वीज़ा फीस लगेगा। ऐसा कोई वीज़ा कैटेगरी है ही नहीं जिसमें बच्चों का कम फी लगता है। ओके, तो ये उम्रा वीज़ा हो गया। अब एक दूसरा वीज़ा कैटेगरी है पर्सनल विजिट वीज़ा, ये भी बहुत आजकल चल रहा है। पर्सनल विजिट वीज़ा, यहाँ में जो सिटीज़न हैं सऊदी के नागरिक, वो किसी के भी नाम पे इशू कर सकते हैं। ओके, और वो 1 साल का होता है वैलिडिटी, 365 डेज का वैलिडिटी रहता है, मल्टीपल एंट्री रहता है। उसमें ये डिसएडवांटेजेस है कि वो मल्टीपल एंट्री रहता है, 365 डेज रहता है। उसमें 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला ये कि आपको वीएफएस जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेके, और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि जो दिल्ली मिशन में जितने भी वीएफएस है उसमें उस वीज़ा का अप्रूवल रेट ना के बराबर है। लेकिन वही मुंबई जो मिशन के अंदर वीएफएस आते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मुझसे जो भी पर्सनल विजिट वीज़ा लेते हैं या लेना चाहते हैं तो पहले मैं उनको प्लस और माइनस बता देता हूँ कि भाई ये कंडीशंस हैं, है ना, क्योंकि कल को वो अपने पैसे लगाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, प्रोसेस नहीं होगा तो फिर हमें भी लगता है कि यार क्या काम करें जो फाइनल जो पूरा काम ही नहीं हुआ। ओके, तो ये पर्सनल विजिट वीज़ा है। उम्रा वीज़ा और पर्सनल विजिट वीज़ा लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जब से वीएफएस का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पासपोर्ट में उनका नेम गलत है अपने हस्बैंड का या वाइफ का, या हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं लिखा हुआ है, या फिर जो रिलेटिव्स को वो बुलाना चाहते हैं उनका रिलेशन प्रूफ नहीं प्रूफ कर पाते। तो उन सारे चीज़ों से बचने के लिए वो पर्सनल विजिट अप्लाई कर लेते हैं। अगर उनको मल्टीपल एंट्री चाहिए और 90 डेज़ का स्टे पीरियड हर बार चाहिए तो वो अप्लाई करते हैं, या फिर अगर सिंगल एंट्री चाहिए 90 दिन चाहिए तो उम्रा वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से लोग चूज़ करते हैं। तो ये हो गया उम्रा वीज़ा, पर्सनल विजिट वीज़ा। अब टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा भी मल्टीपल एंट्री रहता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि आप 1 साल में 90 दिन ही रुक सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो आप लोगों को बना के समझाऊंगा कि कैसे रुक सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एंट्री भी है, 10 बार भी आप गए तो कुल मिला के जितने दिन आप रुके उसमें 90 दिन ही रुक सकते हैं। 10 दिन प्लस 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना दिन भी रुके उसको सम करके आप 90 दिन ही रुक सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस एक मान लीजिए ये है कि 1 साल का वैलिडिटी होके भी क्या फ़ायदा, आप कलेक्टिवली 90 दिन रुक सकते हैं। दूसरा एक डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको वीएफएस ऑफिस जाना पड़ेगा उसके लिए भी, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस बस यही है कि वो मल्टीपल एंट्री है
और आप कितनी बार भी आ सकते हैं और उसके लिए कोई स्पॉन्सर कुछ नहीं चाहिए। अब फैमिली विजिट वीज़ा ये आप सब लोगों को पता होगा मैक्सिमम, लेकिन उसका भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। एडवांटेजेस उसमें ये है कि आपके अगर कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पे तो वो आपके लिए इनविटेशन भेज सकता है सऊदी से और आप उस वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं VFS के थ्रू। मल्टीपल एंट्री का रहता है, वो सिंगल एंट्री का रहता है। मल्टीपल एंट्री 365 डेज के लिए वैलिडिटी रहता है और 90 दिन रुक सकते हैं एक बार एंट्री करने के बाद। और जो सिंगल एंट्री रहता है वो 30 दिन स्टे पीरियड रह सकता है और 90 दिन का वैलिडिटी उसका रहता है। तो ये है फैमिली विजिट वीज़ा का। इसका डिसएडवांटेजेस अगर मैं बोलूँ तो दो हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट VFS के प्रोसेस से लोग नहीं बच सकते और दूसरा ये है कि अगर आप किसी रिलेशन को बुला रहे हैं, जैसे कि मदर इन लॉ को बुला रहे हैं, तो रिलेशनशिप प्रूव करने में प्रॉब्लम होता है। VFS वाले बोलते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो कि भाई ये तुम्हारा मदर इन लॉ है या फिर ये ब्रदर इन लॉ है या फिर ये तुम्हारा अंकल है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस हैं। अब एक आखिरी वीज़ा कैटेगरी बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा जो है उसका नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कोई भी अगर बिजनेस पर्पस से अगर सऊदी अरेबिया आना चाहता है, कोई मीटिंग्स है किसी भी चीज़ से, तो वो बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। VFS वाले डिग्री भी मांगते हैं, वो भी अटेस्टेड वाले, सऊदी की कंपनी से इनविटेशन होना चाहिए और 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये वीज़ा एक सिंपल वीज़ा नहीं है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कंप्लीट है, सऊदी कंपनी आपको इन्विटेशन दे रहा है और इंडिया में आपका कोई कंपनी है जो आपको लेटर दे रहा है, आपके पास डिग्री है जो अटेस्टेड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप VFS में अपॉइंटमेंट लेते हैं, जाते हैं वहाँ पे, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वीज़ा आपको 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे एजेंसी है जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके पास नहीं भी है तो बहुत सारे पैसे लेके उसे प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन सऊदी में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि सारे वीज़ा कैटेगरी में सारे काम किए जा सकते हैं। आपने उम्रा वीज़ा लिया, टूरिज़्म कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा लिया, उसमें उम्रा कर सकते हैं। विजिट वीज़ा लिया, उसमें उम्रा कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे मिक्स हो गया। तो जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको मैंने बताया वो आप मेजर करिएगा जब भी आपको वीज़ा लेना होगा, आना होगा। जल्दी आना है, ओवरनाइट आना है तो उम्रा वीज़ा ले सकते हैं। नाम में गलत है ना, आप उसको आगे पीछे भागना नहीं चाहते, एफिडेविट नहीं करना चाहते, पासपोर्ट को अमेंड करना नहीं चाहते हैं तो उम्रा वीज़ा लीजिए। पर्सनल विजिट वीज़ा लीजिए। पर्सनल विजिट वीज़ा होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दिया है। एक बार फिर से देखिए, अगर आपने स्किप करा है तो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छे से समझना जरूरी है। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का है, उसमें आप जब भी कांटेक्ट करें अपना जो भी क्वेश्चन है वो डिटेल में लिख दीजिए। ओके, अगर उम्रा वीज़ा लेना चाहते हैं, कितना एप्लीकेंट्स हैं, कब जाना है, वो सारे आप लिख दीजिए ताकि मैं आपको उस तरह से असिस्ट कर पाऊँगा। बस मुझे आप क्लियर कॉपी भेजिएगा पासपोर्ट का और फोटोग्राफ्स, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ और बहुत ध्यान से चेक करके मिला के अप्लाई करता हूँ ताकि गलती ना हो। एक बार गलती हो जाता है तो फिर बहुत परेशानी होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।